हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा मंथन। मैं विवेक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा मंथन पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी और बहुत ही मेहनत से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हो। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 20 से 30 अक्टूबर तक का करंट अफेयर, जिसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा यहाँ पे। और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ प्री और मेंस के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो आप एडमिशन ले सकते हैं और आपको क्या करना है, परीक्षा मंथन का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। इसके बहुत से बेनिफिट हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिले, क्विज मिले, पीडीएफ मिले, सारी चीज़ें तो आपको परीक्षा मंथन के ऑफिशियल इस ऐप पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए, परीक्षा मंथन आपके लिए एक और बेहतरीन चीज लेके आया है, डेली क्विज, डेली क्वेश्चन सीरीज का। ठीक है, आप फेसबुक पेज पे इसको आप फॉलो कर सकते हैं। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया होगा। दोस्तों, आज का जो सवाल है वो सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन एक गलत है। आपको ऑप्शन पढ़ने हैं कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, अनुच्छेद 51A में प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। आप हमारे फेसबुक पेज पे इस क्वेश्चन का आंसर सही बता सकते हैं। और आपको दोस्तों मैं फिर से बता दूं कि परीक्षा मंथन का अगर आप लोग ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सी चीजें देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि परीक्षा मंथन आपके लिए लेके आया है 67 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए करंट अफेयर का विशेषांक। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। साथ में जो आपकी नज़दीकी बुक स्टॉल है, आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, बुक को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरओ एआरओ का एग्जाम आपके नज़दीक है, तो आपको एग्जाम भी देना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। वो भी 15 ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, परीक्षा मंथन का ऑफिशियल ऐप को क्या करना है, डाउनलोड करना है। दोस्तों, शुरुआत में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, सारी बेनिफिट्स मैंने आपको बता दी हैं। अगर कोई भी डाउट हो, कोई समस्या हो आपको, तो आप इस नंबर में क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी समस्या है इस नंबर पे आप हमें बता सकते हैं। ओके, चलिए, तो सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी लक्ष्य सीरीज बुक अब आपको परीक्षा मंथन ऑफिशियल ऐप पर भी मिलेगी। तो सारे लाभ उठाने के लिए आप परीक्षा मंथन के ऐप को डाउनलोड करें। दोस्तों देखो, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो भी आपके आने वाले यूपी के जितने भी एग्जाम हैं, बीपीएससी का एग्जाम भी, सारे एग्जामों के लिए ये ऐप और जो भी टेस्ट सीरीज है, जो भी बुक है, आपके लिए क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि नानाजी देशमुख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको आंसर बताना है कौन सा कथन इसमें से असत्य है। वे एक समाज सेवी और राजनेता थे। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। आपको आंसर बताना है ए, दो या सी, केवल एक और दो, टी इनमें से कोई नहीं। आपको राइट आंसर यहाँ पे बताना है। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, कौन सा कथन असत्य है। आप करेक्ट आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होगा इसका। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये हैं आपके नाना जी, जिनकी अभी मैंने बात की है क्वेश्चंस में। इनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे, यहाँ पे आप पूरे डिटेल में मैंने इसको दिया हुआ है दोस्तों, कि जन्म इनका 11 अक्टूबर को हुआ था, सन 1916 में हुआ था। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के एक छोटे से गांव कडोली में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था अमृतराव देशमुख, माता का नाम था राजाबाई। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो आपको पीटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें यह है कि 2019 में नाना जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा कि जो नाना जी हैं उनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 2019 में इनको सम्मानित किया गया था। 1999 में नाना जी को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्म विभूषण भी पुरस्कार इनको दिया गया था। साथ में बात करें हम लोग कि सन 2005 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत नाना जी के ज्ञानेश्वर पुरस्कार से सम्मानित किया था। चित्रकूट में चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की। सन 1999 में एनडीए की सरकार ने उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया। मृत्यु 27 फरवरी 2010 को, और 95 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। और ये चित्रकूट मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये कह रहा था कौन सा कथन असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। दोनों ही कथन आपके कैसे हैं, बिल्कुल सही है।
ठीक है, क्योंकि एक समाज सेवी थे ये, ठीक है, और भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया है। आपने अभी देखा होगा, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कब किया गया था, तो मेरे प्यारे साथियों आप आराम से बता सकते हैं सर 2019 में इनको भारत रत्न से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान करने का प्रस्ताव किया गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चन आपके पीटी में कई बार पूछे गए हैं। आपके सामने ऑप्शन क्या है कि नामदफा राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, हेमिस राष्ट्रीय पार्क या जिम कार्बेट नेशनल पार्क। आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है क्या होगा। तो क्वेश्चन आपके सामने था कि हाल ही में किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका डी होगा, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है और ये आपका उत्तराखंड में है, यूके में है। तो दोस्तों यूके के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था। तो मैं बता दूं आपको 2000 में उत्तराखंड अलग हुआ था यूपी से, और 13 जिलों को काट के क्या बनाया गया था, 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था दोस्तों। ठीक है, कुछ जानकारी इसके बारे में हासिल करते हैं हम लोग। जिम कार्बेट नेशनल पार्क का इतिहास के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो दोस्तों 1820 में अंग्रेजों ने इसे बीहड़ जंगल की खोज की थी। अच्छा, इसकी खोज के बारे में देखा जाए तो काफी अच्छा रोमांचित लगता है ना। 1820 में अंग्रेजों ने इस बीहड़ जंगल की खोज की। ब्रिटिश शासन ने शुरू में यहाँ साल वृक्षों का रोपण करवाया। जो साल के वृक्ष होते हैं उसका क्या करवाया था, यहाँ पे रोपण करवाया था। और इस उद्यान का नाम दाहैली नेशनल पार्क रखा। क्या रखा दोस्तों, दाहैली नेशनल पार्क इस उद्यान का नाम रखा था। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे तो 1936 में गवर्नर मेलकम हेली के नाम पर हेली नेशनल पार्क का नाम दिया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कई बार आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस गवर्नर के नाम पर हेली नेशनल पार्क रखा गया था। पूरा नाम याद रखिएगा, मेलकम। मेलकम इज द राइट आंसर होगा। मेलकम हेली के नाम पर क्या रखा गया था, नेशनल पार्क यहाँ पे रखा गया था। आजादी के बाद इस उद्यान का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। सन 1957 में इसे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया। तो आप यहाँ पे एक शब्द को देख रहे होंगे अच्छी तरीके से कि आजादी के बाद इस उद्यान का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया था, लेकिन 1957 में क्या किया गया, इसे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया। तो अच्छी तरीके से याद रखिएगा, बाद में इसको क्या दे दिया गया था, बाद में इसको फिर से रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम अब फिर से रख दिया गया। दोस्तों बात करें, आपको यहाँ पे शेर दिख रहा होगा, आप भी बिल्कुल शेर की तरह रहना, एकदम बिल्कुल धाड़ मारते हुए अपने एग्जाम को क्लियर करना है। दोस्तों कुछ यूके के यहाँ पे मैं आपके सामने लेके आया हूँ, उत्तराखंड के कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं, इन पे नजर हम लोग डाल देते हैं। जैसे जिम कार्बेट नेशनल उद्यान यहाँ पे, ठीक है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों इसका नाम बदल चुका है तो आप लोग याद रखिएगा, रामगंगा होगा इसका नाम, ठीक है। इसका नाम बदल चुका है तो रामगंगा होगा। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नन्दा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों नंदा देवी और फूलों की घाटी ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जितने के जितने आपके नेशनल पार्क हैं, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनके लिए मैं एक स्पेशल आपके लिए क्लास बनाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं पक्का आप लोगों से कहता हूँ कि एक क्लास में जरूर नेशनल पार्क के लिए बनाऊंगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि S-400 मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों बात करें यहाँ पे, यह हवा से हवा मार करने वाला एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे रूस द्वारा निर्मित किया गया है। यह 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाली क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को खत्म कर देने में सक्षम है। इसके 3 प्रमुख अंग हैं, मिसाइल लॉन्चर, रडार, कमांडर, और ई ऑप्शन है B-C-D करेक्ट। तो आपको आंसर बताना है दोस्तों क्या होगा। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों चलो इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद इसका आंसर जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे क्या है S-400 मिसाइल सिस्टम, है ना। इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फिगर दिया हुआ है आपको मिसाइल के बारे में, कि किस तरीके की मिसाइल है। अच्छा दोस्तों इसके पूरे नाम के बारे में हम लोग बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है, S-400 ट्रायम्फ, जिसे नाटो द्वारा देशों में SA-21 ग्लोरर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसके बारे में बात करें, यह एक ऐसा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के विमानों को आसमान में ही मार गिराता है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या कह रहा है कि दुश्मनों के विमानों को ये आसमान में ही मार गिरा देता है, यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कभी कभी आपसे कथन निष्कर्ष में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी जो क्वेश्चन आया था दोस्तों
वो कथन न निष्कर्ष का ही क्वेश्चन था। तो क्या क्वेश्चन था दोस्तों? क्वेश्चन ये था कि ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारत ने रूस से 5.3 अरब डॉलर यानी करीब 40,000 करोड़ रुपए में 5 S-400 रेजिमेंट खरीदने के लिए अक्टूबर 2019 में समझौता किया था। यह मिसाइल सिस्टम एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, यहां तक कि परमाणु मिसाइल को भी 400 किलोमीटर के पहले ही नष्ट कर सकता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर कोई परमाणु मिसाइल से भी हमला करता है तो ये मिसाइल क्या करेगी? 400 किलोमीटर पहले ही उसको नष्ट कर देगी। दोस्तों अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 3 प्रमुख अंग हैं: मिसाइल लॉन्चर, रडार, कमांड सेटिंग। ये देखिए क्वेश्चन जो आपके बनते हैं ना, ये क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपके। अगर आपने थ्योरिकल पढ़ा होगा, चीजों को डिटेल में पढ़ा होगा, तो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। दोस्तों अगली लाइन और भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें लगा हुआ अत्यधिक रडार 600 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को देख सकता है। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पहला क्वेश्चन तो देखो ये बनेगा कि परमाणु जो मिसाइल है उसको कितने किलोमीटर के अंदर अंदर ये नष्ट करेगा? तो 400 किलोमीटर के अंदर ये क्या कर देगा? इसको नष्ट कर देगा। अगर इसने और भी टफ क्वेश्चन बनाया तो ये पूछेगा इसमें कितने किलोमीटर दूरी तक देखने की रडार की जो क्षमता है, कितने किलोमीटर तक की है? तो आपका आंसर क्या होगा? 600 किलोमीटर तक की क्षमता है। साथ में अगर ये पूछे कि एक साथ कितने जो सिस्टम है कितने जगहों पे ये अपना निशाना लगा सकता है, तो टोटल 36 यानी कुल 36 लक्ष्यों पर ही एक साथ क्या कर सकता है? ये अपना निशाना लगा सकता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, यहां से क्वेश्चन फंसेंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर चेक करते हैं। ये हवा से हवा में मार करने वाला एक मिसाइल सिस्टम है। दोस्तों ए ऑप्शन क्या होगा आपका? बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, देखिए ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो क्वेश्चन यहीं से बन के आते हैं, बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर आपने इसको सही तरीके से पढ़ा है तो आप इसका आंसर जरूर बता पाओगे। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका क्या होगा? पहला तो गलत हो गया। इसे रूस द्वारा निर्मित किया, बिल्कुल। अभी आपने देखा कि सिर्फ 40 करोड़ रुपए में इसको खरीदा गया है, बिल्कुल है आपने। यह 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाली क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलों को खत्म कर देने सक्षम, बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने बताया था 400 किलोमीटर में जितनी भी आ रही है उसको ये क्या करेगा? समाप्त कर देगा। इसके 3 प्रमुख अंग है: मिसाइल लॉन्चर है, रडार है, कमांड सेटिंग है। तो इसका मतलब ई ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड का आपका ऑप्शन क्या होगा? ई इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, या परीक्षा मंथन के ऐप पर भी आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों बात करें यहाँ पे कि हाल ही में खबरों में रहा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अभी जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि उद्यान से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पे मध्य प्रदेश, बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो बात करें यहाँ पे गुरु घासीदास के बारे में, तो ये राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में ये आपका स्थित है। दोस्तों इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं थोड़ा सा कि छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपके सामने यहाँ पे आता है। स्थापना की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। राष्ट्रीय उद्यान इसे कब बनाया गया था? 1981 में बनाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में इसको बनाया गया था। टाइगर रिजर्व 2009 में इसको घोषित किया गया है। और छत्तीसगढ़ के किस जिले में यह बनता है? तो बीजापुर के जिले में यह बनता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल के बारे में तो 1258 वर्ग किलोमीटर टाइगर रिजर्व बनने के बाद 2799 वर्ग किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के एकमात्र टाइगर रिजर्व है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट की आपके सामने बन गया कि एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आप कहेंगे सर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, इसका नाम इंद्रावती क्यों पड़ा? इसके पीछे भी देखिए रीजन क्या है कि इंद्रावती नदी के किनारे बसे होने के कारण इसका नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप दिए गए लिंक पे आप जुड़ सकते हैं परीक्षा मंथन के, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है तो वहां से आप पीडीएफ को क्या करेंगे? डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आएगा। प्रश्न पहले एक और राष्ट्रीय उद्यान हम लोग देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों मैं इस तरीके से आपके लिए इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको एक एक नॉलेज बढ़िया तरीके से मिल जाए, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े और सारी की सारी नॉलेज आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा काम में आएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट बढ़िया लग रहा हो, तो प्लीज आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सन 1981-82 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसको जिला बस्तर में है। क्षेत्रफल बात करें तो 200 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये, इस चीज को याद रखिएगा।
इसके मध्य में कांगेर नदी बहती है, इसलिए कांगेर घाटी इसका नाम रखा गया है। इसके अंतर्गत मुनगा बहार नदी के तिथरगढ़ जलप्रपात यानी छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात। दोस्तों देखिए एक और आपको मिला, तीरथगढ़ जो आपका जलप्रपात है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे देखेंगे कांगेर नदी के भैंसादरहा नामक स्थान पर मगरमच्छों का प्राकृतिक स्थान है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख वन्य जीव की बात अगर हम लोग यहाँ पे कर लें तो पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, रीशर बंदर यानी RH फैक्टर के जो होते हैं ये यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और बस्तर में पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो वर्तमान में भारत के किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभियान अजय वॉरियर को आयोजित कर रहा है? भाई इंपॉर्टेंट है, जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, ये तो एकदम बिल्कुल आप लिख के ले लो भाई, आपके एग्जाम में पूछेगा। आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारत के किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर को आयोजित कर रहा है? फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और उज्बेकिस्तान। आपको आंसर बताना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, किसके साथ? यूनाइटेड किंगडम के साथ क्या कर रहा है? अजय वॉरियर्स को कर रहा है। जब भी आपके सामने अजय वॉरियर्स का नाम आए ना तो आप जानिए यूनाइटेड किंगडम के साथ ही इसका हम लोग क्या करते हैं, सैन्य प्रशिक्षण करते हैं इसी देश के साथ। दोस्तों बात करें कुछ अन्य के बारे में तो हाल ही में भारत का छठा संस्करण यूके संयुक्त कंपनी स्तर का सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर उत्तराखंड में शुरू हुआ है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट यहां से बनेगा, आपसे पूछेगा कि कहां पे हुआ तो आपको बताना पड़ेगा कि उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, यह अभ्यास वैकल्पिक रूप से यूनाइटेड किंगडम और भारत में आयोजित किया जाता है। अगर हम लोग बात करें कि अदर ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके, तो बात करें नेवी के बारे में तो कोखन आपको पता होगा, एयरफोर्स के बारे में बात करें तो इंद्रधनुष इसको बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ मैंने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लिखी हुई है जो अदर कंट्री के साथ हम लोग करते हैं। जैसे गरुड़ शक्ति की बात करें तो इंडोनेशिया की बात करेंगे, इरविन की बात करेंगे तो मालदीव्स करेंगे, हैंड इन हैंड चाइना आपके सामने, कुरुक्षेत्र की बात करेंगे तो सिंगापुर है। दोस्तों मित्र शक्ति श्रीलंका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नोमैटिक एलिफेंट के बारे में बात करेंगे तो मंगोलिया के साथ, शक्ति अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्रांस के साथ, सूर्य किरण बात करेंगे तो नेपाल के साथ, युद्ध अभ्यास तो यूएसए में। दोस्तों एक क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे और आई होप कि ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है आपके आने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट बढ़िया लग रहा हो तो प्लीज आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप क्लास को देखो ना पूरी क्लास आप देखा करो। ठीक है, पूरी क्लास देखने से क्या होगा कि हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको आ रहा हो लेकिन आपको नहीं पता हो उसके बारे में, तो हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो आप कोशिश किया करो कि आप क्वेश्चंस को या वीडियो को पूरा देखो, तो पूरा देखोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 2021 के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अबी अहमद अली, नदिया मुराद या डेनिस, या फिर मारिया रेसो, या फिर दामित्री, या जुआन मैनुअल, या फिर सेंटोस। आपको आंसर बताना है दोस्तों इस प्रश्न का, यहाँ पे क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इसके बारे में तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया शांति के बारे में, तो शांति संबंधित जो क्वेश्चन आया है तो मरिया रेसा और दामित्री मुटाराव, इनको क्या मिला है? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ और भी नोबेल पुरस्कार मैंने यहाँ पे रखे हुए, जैसे भौतिकी विज्ञान के लिए किन्हीं के लिए मिला है तो याद रखिएगा मोनवे को मिला है। ठीक है, हेसलमैन को मिला है और पैरासिटिक को मिला है। रसायन शास्त्र के लिए किन्हीं किन्हीं मिला है तो याद रखिएगा बेंजामिन लिस्ट को मिला है, मैकमिलन को मिला है। साहित्य के लिए अब्दुल रज्जाक कुन्हार को मिला है, तंजानिया के नॉवलिस्ट हैं ये। दोस्तों ये साहित्य वाला इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम में ये साहित्य वाला कैसा होगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आर्थिक विज्ञान के लिए डेविड कार्ड, जोशा को मिला है और इम्बेस को मिला है। तो दोस्तों ये भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट को याद रखिएगा। दोस्तों कुछ मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि शांति पीस के लिए जो पुरस्कार दिया गया है वो किस कारण, यानी उन्होंने ऐसा कौन सा विशेष काम किया है जो उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इन्हें लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त के तौर पर तैयार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा इनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों मैंने आपको बता दिया है सारी चीजें, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि किसे किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला हुआ है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। किस संस्थान ने भारत के लिए 2021 स्टे ऑफ
द एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च की है? नो टीचर नो क्लास। आपको आंसर बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट जल्दी से बताएंगे, आंसर बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। यूनेस्को या फिर यूएनएफ ट्रिपल सी, यूएनडीपी या फिर यूनिसेफ? आपको आंसर बताना है दोस्तों इस प्रश्न का क्या होगा। दोस्तों अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन के बारे में यानी यूनेस्को के बारे में दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर यूनेस्को होगा दोस्तों, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूनेस्को के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या चीजें हैं ना, इसके बारे में क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें तो वर्ष 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का सामना कर रहे यूरोपीय देशों ने यूनाइटेड किंगडम में कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का आयोजन किया था, यानी केम का आयोजन किया था इन्होंने। केम के प्रस्ताव के आधार पर एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना के लिए नवंबर 1945 में लंदन में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाया गया। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग इसको याद रखिएगा कि 16 नवंबर 1945 को क्या किया गया था, यूनेस्को की स्थापना की गई थी। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है। कहां पे स्थित है मेरे प्यारे साथियों, पेरिस में स्थित है। दोस्तों अगर बात करें तो यूनेस्को 1946 में भारत यूनेस्को का सदस्य बना था। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि भारत सदस्य यूनेस्को का कब बना था तो आप आसानी से बता सकते हैं 1946 में बना था। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि यूनेस्को को 193 सदस्य और 11 सहयोगी सदस्य देश है और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश शामिल हैं इसमें। भारत में यूनेस्को के 2 कार्यालय हैं दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में यूनेस्को के 81 राष्ट्रीय कार्यालय हैं। यूनेस्को का पहला विश्व धरोहर स्थल इक्वाडोर का है। इक्वाडोर का है मेरे भाई, याद रखिएगा, गैलापागोस आइसलैंड है ये। तो इस चीज को याद रखिएगा, इस आइसलैंड को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा आपके पीटी एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को के तत्वाधान में कुल 40 अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। दोस्तों इसके लिए भी मैंने कोशिश की है, कंटेंट रेडी है और बहुत ही जल्दी मैं ये भी आपको दे दूंगा 40 अंतरराष्ट्रीय कौन से दिवस हैं जो यूनेस्को के अंतर्गत मनाए जाते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची को देखें तो सबसे ज्यादा 47 स्थलों के साथ इटली इसमें टॉप पर है। यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक इरीना बोकावा है दोस्तों। तो काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए, प्लीज आप लोग इसको याद करिएगा, इसको लिखिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। वैसे पीडीएफ बेटर है, आप वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है, आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक जो खबरों में रही है का संबंध अंतरिक्ष एजेंसी से है? आपको बताना है वर्जिन, गैलेक्टिक, इसरो, नासा या स्पेस एक्स। आपको आंसर बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर होगा नासा। अच्छा दोस्तों नासा से क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है कि भैया नासा की स्थापना कब हुई है ना, नासा की स्थापना कब हुई है, तो याद रखिएगा 29 जुलाई 1958। 29 जुलाई 1958 में क्या हुई, नासा की क्या हुई है मेरे भाई, स्थापना हुई है। और हम सभी को पता है कि सर नासा का जो हेड क्वार्टर है यानी जो मैं कहूँ मुख्यालय है ना, अगर मैं बात करूं इसके मुख्यालय के बारे में तो नासा का जो मुख्यालय वो कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। कहाँ है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में क्या है इसका मुख्यालय। तो दोस्तों इस तरीके से याद रखिएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसरो के बारे में, अच्छा इसका आंसर तो सी है। अगर मैं इसरो के बारे में बात करता हूँ, इसरो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को उसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी इसरो की। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक जो खबरों में रही है संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है, तो उसका संबंध है नासा से। ओके मेरे प्यारे साथियों, चलिए परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी प्रेस करता है आपके लिए कंप्यूटर ज्ञान पर आधारित स्पेशल बैच, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको मात्र 399 में। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। यह अक्टूबर का है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा 10 अक्टूबर को। कब मनाते हैं दोस्तों, 10 अक्टूबर को इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके दोस्तों बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगले की कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिचालन नियंत्रण किस कंपनी को सौंप दिया है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अडानी ग्रुप। किसको सौंप दिया है, अडानी ग्रुप को इसको सीधे सीधे सौंप दिया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो प्लीज मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चंस को ध्यान में रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों
के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की सरकार ने क्या किया, इस पे बैन लगा दिया गया है कि कोई भी राजस्थान का जो सरकारी कर्मचारी होगा ना ही किसी राजनीतिक दल का प्रचार करेगा, ना ही किसी चुनाव में क्या करेगा, वो भाग लेगा। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर जो कर्मचारी है, अगर मान लो किसी की सरकार है, कोई किसी की बोल रहा है, कोई किसी के बारे में बोल रहा है, तो वहां पे क्या किया, जो सरकारी कर्मचारी वो राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर सीधा सीधा प्रतिबंध लगाया गया कि आप सरकार के अंडर में काम कीजिए, जो भी गवर्नमेंट है वो आपके लिए बेटर ही सोचेगी। तो हरियाणा सरकार इसने क्या किया है, सबसे पहले बैन लगाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा, शायद ऐसा पहली बार हो रहा है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि हाल ही में किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनू सूद, अमिताभ बच्चन, अवनी लेखरा या फिर रणदीप गुलेरिया। आपको आंसर बताना है यहाँ पे क्या होगा। हाल ही में किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में, तो रणदीप गुलेरिया आपके सामने क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों क्या होगा, रणदीप गुलेरिया यहाँ पे करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा। अच्छा, देखते हैं रणदीप गुलेरिया के बारे में आगे क्या क्या है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि एम्स दिल्ली के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को सम्मानित किया गया है उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार चिकित्सा और महामारी के जागरूकता क्षेत्र में उनकी अग्रणी और नियंत्रण योग्यता के लिए। ठीक है, तो इसको किसने दिया है, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इनको सम्मानित किया है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की नगद इनाम और एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका भी शामिल है मेरे प्यारे साथियों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि कौन व्यक्ति हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार बन गए। आपको आंसर बताना है, आशीष त्रिपाठी, राजेश निगम, अमित खरे या फिर सुरेश चौधरी। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के जो सलाहकार बने वो अमित खरे बने हैं। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्यारे साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट बढ़िया लग रहा हो, तो प्लीज मेरे प्यारे साथियों पर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि हाल ही में किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया के रमन चंदेला, जी सतीश रेड्डी, एम प्रणय गुप्ता, जे वरुण चोपड़ा। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, जो आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो जी सतीश रेड्डी को किया गया। किसको किया गया, जी सतीश रेड्डी को। दोस्तों अगर मैं बात करूं भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, अगर मैं बात करूं कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा दोस्तों, पहला कृत्रिम उपग्रह, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो उसका नाम भी क्या था, आर्यभट्ट था। दोस्तों क्या था, आर्यभट्ट था पहला कृत्रिम उपग्रह। तो दोस्तों ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद रखते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति रहे ओबल हसन बनी सदर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तुर्की, युगांडा, ईरान या फिर ओमान। आपको आंसर बताना है मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ईरान। ये ईरान के पहले आपके राष्ट्रपति थे और इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी ने किसे भारत में अपना प्रमुख नियुक्त किया है। वेडी वर्नर को, जिम्मी तोलस्य को, मरीना डेविड को या फिर पेरिस कोल्ड को। आपको आंसर बताना है मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, वेंडी वर्नर को इन्होंने क्या किया है, अपना प्रमुख नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट है कि अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी, तो इस चीज को याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। ये आप इसका हेडक्वार्टर देख रहे हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां भी दिख रहे हैं, नौकरी लगेगी तो गाड़ी भी आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसके गठन के बारे में, तो 20 जुलाई 1956 को उसका गठन किया गया था, यानी आजादी के बाद इसका गठन किया गया, मतलब भारत में बता रहा हूं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि निजी क्षेत्र का विकास और गरीबी कम। भाई सही बात है भाई, निजी क्षेत्र का क्या हो, विकास हो और गरीबी की मात्रा कैसा हो, कम हो। दोस्तों आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, क्या गरीबी वास्तव में कोई ऐसा साधन है जिससे हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर अपने सुझाव मुझे बताइएगा। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में यूएसए में है और सदस्य इसके 184 यानी 184 देश के क्या है, सदस्य हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लग रही होगी। तो मेरे प्यारे साथियों सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि हाल ही में किसे वर्ष 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है।
दोस्तों अब देखिए, पिछले ही क्वेश्चन में मैंने ये आपको बताया था कि किसे शांति का पुरस्कार मिला, किसे भौतिकी का पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग कॉमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो कुछ मेहनत आप लोग भी कीजिए ताकि आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई, अभी लास्ट में हमने ये क्वेश्चन पढ़ा भी था, क्वेश्चन फिर से आ गया है ना। तो क्वेश्चन बताने के लिए मैं आंसर बता दूंगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे आपकी नॉलेज भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने इस वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, तो कितने प्रतिशत आर्थिक वृद्धि का जो बढ़ते रहने का अनुमान लगाया, तो 9.5%। कितना लगाया, 9.5% का लगाया। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और दोस्तों आप सभी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, आप सभी लोगों के लिए, कि अगर आप सभी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है, और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो प्लीज कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए करंट बूस्टर लेके आ रहा हूं एक। ठीक है, मैं आपके लिए करंट बूस्टर लेके आ रहा हूं, करंट बूस्टर। तो इस करंट बूस्टर में आपको क्या करूंगा कि जैसे जनवरी जनवरी से लेके आपका जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने के करंट बूस्टर, जिसमें मैं आपको लगभग 200 से 300 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपके 3 महीने, ये बूस्टर है, बूस्टर का मतलब एकदम बूस्ट हो जाओगे ना, एनर्जी आ जाएगी भाई। जनवरी फरवरी मार्च पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त, फिर सितंबर अक्टूबर और नवंबर। इस तरीके से करके हम 3-3 महीने के सारे करंट अफेयर की वीडियोस पढ़ लेंगे और हमें ज्यादा अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो करंट बूस्टर है, करंट बूस्टर का पहला पार्ट बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। ठीक है, जो आने वाले आगामी एग्जामों में आपकी क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक, आप लोग कमेंट करके सुझाव जरूर बताइएगा कि 3-3 महीने के करंट अफेयर आपके रहने दें या फिर आपके 6 मंथ के करंट अफेयर प्रोवाइड कराए जाए। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में दोस्तों, तो देखिए कितना प्यारा से मैंने सजा रखा है इसको ना, कितना अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे स्थापना जुलाई 1944 को, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की अभिकल्पना जुलाई 1944 में की गई थी, संयुक्त राज्य के न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। मुख्यालय बात करें हम लोग तो वाशिंगटन DC है। ठीक है, और इसके सदस्य हैं 189 इसके सदस्य हैं। क्रिस्टलिना जरावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख है। इसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, या दुनिया भर में गरीबी को कम करना। ये क्या है, इसके एक लक्ष्य है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 19 पे कि अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, नेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ डिस्टर रिड्यूशन निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, 12 जनवरी या फिर 8 मार्च, 13 अक्टूबर, 7 जुलाई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, 13 अक्टूबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 13 अक्टूबर यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 12 जनवरी के बारे में, तो आपको अच्छी तरीके से पता है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, है ना। इस दिन हम युवा दिवस भी मनाते हैं। और 8 मार्च को आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं या कौन सा दिवस मनाते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, मार्च में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि 8 मार्च को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं। 7 जुलाई की अगर हम लोग बात करें तो 7 जुलाई को भी आपको बताना है कि 7 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, केंद्र सरकार ने किसे एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उसका नाम है प्रियंक कानून गो। क्या नाम है, प्रियंक कानून गो। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों। देखिए अगर हम बात करें बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में, तो दोस्तों आपको देखा कि आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम दिसंबर 2005 बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई थी। हेडक्वार्टर पूरा मैंने लिख दिया भाई साहब, अगर आपको घूमने का मन करे, नई दिल्ली में रह रहे हो तो घूमाना जाके, हेडक्वार्टर 5th फ्लोर चंद्रलोक बिल्डिंग 36 जनपद न्यू दिल्ली में है। प्रमुख व्यक्ति प्रियंक कानूनगो इसके अध्यक्ष हैं। देखिए दोस्तों पहले की किस तरीके से विद्यालय होते थे, कुछ बच्चे मुस्कुराते हुए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, नल आराम से लगा हुआ है, पानी का लुत्फ उठा रहे हैं ना।
तो ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में इसके प्रमुख हैं प्रियंक कानून नुगो अध्यक्ष हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत में वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को। और दोस्तों 5 अक्टूबर को और क्या बनाते हैं, तो विश्व शिक्षक दिवस भी हम लोग 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो एडमिशन प्रारंभ है आपके, ठीक है। और अभी अगर आप देखिए, अगर मैं आपको बताऊं आपको बेनिफिट क्या, अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं ना तो आपको बहुत ही बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ऐप से आपको एक तो फ्री टेस्ट देने का मौका मिलेगा। जो भी संस्था के विद्यार्थी जिन्होंने बैच परचेस किए हैं उनको फ्री है, और जो भी बाहर के हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया तो उनके लिए बहुत ही कम फीस में, ऐसी नहीं कि फीस बहुत ज्यादा, बहुत ही कम फीस में आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। और गारंटेड है क्वेश्चंस आते हैं भाई, यूपी पीसीएस में 16-17 क्वेश्चन फंसाए हैं, ठीक है। और एक ही पन्ने से 4-5 क्वेश्चन परीक्षा मंथन से आए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो मेहनत लगती है इसके लिए दोस्तों। इसमें आपको क्या मिलता है, प्रतिदिन 3 कक्षाएं मिलेंगी, 240 प्लस घंटे की कक्षा, 3 माह में संपूर्ण कोर्स कराया जाएगा, 15 मॉक टेस्ट पेपर भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। दोस्तों बात करें यहाँ पे हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में, तो केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब बनाने को मंजूरी दी है, पानीपत, फरीदाबाद, अंबाला या गुरुग्राम। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हेली हब के बारे में, तो 13 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कौन है, मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि केंद्र के गुरुग्राम में हेली हब बनाने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, गुरुग्राम, ठीक है। जिसका नाम अब क्या है, जिसका नाम पहले गुड़गांव था उसका नाम अब गुरुग्राम बन गया। दोस्तों आप बताएंगे गुरुग्राम इसका नाम क्यों रखा गया, किस गुरु के नाम पर इसका नाम गुरुग्राम रखा गया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप लोग। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि हेली हब वह होता है जहां कई हेलीकॉप्टर उतरे, उनकी रिपेयरिंग भी वही हो जो हमारा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट है, इसमें हमने पहले ही प्रावधान किया है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि नई हेलीकॉप्टर नीति के तहत देश में 4 हेली हब, ठीक है, जिसमें बेंगलुरु, जुहू, मुंबई, गुवाहाटी और दिल्ली में बनाए जाने का प्रावधान है। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो दिए गए लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन पे, तो वहां पे आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम सॉरी परीक्षा मंथन के ऑफिशियल ऐप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। साथ में परीक्षा मंथन का टेलीग्राम ग्रुप भी है, अगर आप चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस अंतरराष्ट्रीय मंच ने स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण तक पहुंचने को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, यूनेस्को, यूएन, ह्यूमन राइट काउंसिल या UNFCCC या फिर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको आंसर बताना है मेरे प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे यूनाइटेड नेशन यानी ह्यूमन राइट, दोस्तों अगर देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यूएन, ठीक है, ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो 15 मार्च 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर जेनेवा में दोस्तों इसका, ठीक है। और प्रेसिडेंट इसके नजात हैं, इसको तो याद रखिएगा। अगर हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, चलिए कुछ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा पॉलिटिकल इश्यूज बता देता हूँ। अगर बात करें तो मौलिक अधिकार ये आपके भाग 3 में आता है, और याद रखिएगा भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक क्या है, इसका जिक्र किया गया है दोस्तों। वर्तमान में इसमें जो मौलिक अधिकार है वो 6 है, और जब ये बना था तब उसमें 7 थे। अच्छा 7वां कहां चला गया, तो आप कहेंगे सर संपत्ति का अधिकार था, उसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगर हम बात करें यहाँ पे मौलिक अधिकार के बारे में, तो आप देख रहे हैं समानता का अधिकार, समानता के बाद आप देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के बाद आप देखेंगे शोषण के विरुद्ध का अधिकार, उसके बाद आप देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और यहाँ पे संवैधानिक उपचार जो आर्टिकल 32 के तहत आपके सामने पेश है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि मालाबार अभ्यास भारत के किस सशस्त्र बल से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा, इंडियन नेवी। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका दोस्तों, इंडियन नेवी। जो मालाबार अभ्यास है किससे संबंधित है, इंडियन नेवी से संबंधित है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखिएगा जयंत पटेल को। किसको नियुक्त किया गया मेरे प्यारे दोस्तों, जयंत पटेल को किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है मेरे प्यारे साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक MIP रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
यूएनडीपी या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपको आंसर बताना है यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे साथियों कि बहुआयामी सूचकांक एमआईपी संगठन किसके द्वारा जारी की जा सकती है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास का नाम का यूएनडीपी ने ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल द्वारा संयुक्त रूप से 2021 बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है। यह रिपोर्ट 109 विकासशील देशों में बहुआयामी गरीबी का अनुमान लगाती है। इन 109 विकासशील देशों में 26 कम आय वाले देश, 80 मध्यम आय वाले देश और 3 उच्च आय वाले देश शामिल हैं। ठीक है, तो कितना लगाया गया? 5.9 अरब लोगों के लिए कवर किया गया। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 में। हेडक्वार्टर यहाँ पे आपका क्या है? न्यूयॉर्क है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 2021 में चौथा सत्यजीत रे पुरस्कार किसने जीता? चौथा सत्यजीत पुरस्कार किसने जीता? तो याद रखिएगा ब्रजवाड़ा गोपाल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रजवाड़ा गोपाल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत के पहले ई मछली बाजार के रूप में मोबाइल ऐप फिश वाला किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो देखिए सबको पता है कि सर आसाम में किया गया है और भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों कि भारत में सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया? मेरे प्यारे साथियों अपना वाराणसी। वाराणसी अपना क्या बन गया? पहला शहर बन गया। दिल्ली, कानपुर, देहरादून नहीं, वाराणसी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इकोनॉमिक्स्ट गांधी द रुस्ट एंड द रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ महात्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा जितार्थ राव। करेक्ट आंसर क्या होगा? जितार्थ राव। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस कंपनी ने बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म पर आधारित पोस्ट पे समाधान को लॉन्च किया है? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा भारत पे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत पे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर भी करना मत भूलिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले एक घातक जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो याद रखिएगा भाई, सफल परीक्षण करने वाला जो घातक मिसाइल है वो कौन होगा? मेरे प्यारे दोस्तों वो रूस है। कौन है? रूस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे मेरे साथियों? रूस करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? तो नमामि गंगे मिशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? नमामि गंगे मिशन इज द राइट आंसर यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार प्रदान किया है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बिहार, असम, झारखंड, तमिलनाडु। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों असम। असम इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे कि भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? दोस्तों इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे और जब भी मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा आपकी तो इस क्वेश्चन को मैं आपसे पूछूंगा, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करना है। दोस्तों 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं आज। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था नोबेल पुरस्कार के बारे में, एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इसका भी आंसर क्या करना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों क्वेश्चन और आपके सामने कि निम्न में से किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की? तो मेरे भाई जर्मनी ने। किसने लॉन्च की थी? जर्मनी ने लॉन्च की थी मेरे भाई। ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम लोग यहाँ पे कि हाल ही में किस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदाता के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है? तो तेलंगाना। तेलंगाना 2 जून 2014 को बनके तैयार हुआ था मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के मुख्य करंट अफेयर जो आपको मैंने करा दिए। 20 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का करंट अफेयर मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है दोस्तों। अब जब भी हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों से एक अनुरोध है कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को बताएं। और साथ में परीक्षा मंथन आपके लिए बहुत सी चीजें लेकर आता रहता है भाई। ऑनलाइन में अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं परीक्षा मंथन को, आपको तो बहुत ही ज्यादा क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।